इसका जो सबक है इस सेशन का, नोट टेकिंग का, इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लिखने वाला हो, शायद ही, जो कि वन गो में अच्छा लिख सकता हो, शायद ही। लेकिन हम सब जो लिखते हैं ना, हम एक ही दफ़ा लिखते हैं और फिर कहते हैं कि दोबारा नहीं इसको हमने देखना। तो ज़रूरी है कि हम लिखने की, क्योंकि मेरा जो आपको एक सबक था कि मैं आपको बताऊं, ये मैं लिख रहा हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा लिख सकेंगे। क्योंकि अगर आपने इम्तिहान में लिखना है तो वहाँ पे आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि आप नेचुरली अच्छा लिखते चले जाएं। तो जिस तरह क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है, तो क्रिकेटर जाता है तो छक्का तो नहीं, पहले सिर्फ छक्कों की प्रैक्टिस तो नहीं करता, वो पहले प्रैक्टिस करता है कि मैं गेंद को रोकूं, फिर छोटी छोटी शॉट्स खेलता है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि उसकी आई डेवलप होती है, फिर वो छक्के मारते। तो आपने अगर इम्तिहान में छक्के मारने हैं तो उससे पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। उसके कुछ तरीके हैं, एक को नोट्स कहेंगे, एक को डायरी कहेंगे और एक को जर्नल कहेंगे। इन तीनों में फ़र्क है, वो फ़र्क देखते हैं क्या है। नोट्स बुनियादी तौर पे किसी दूसरे का काम होता है। आपने बुक पढ़ी, आपने पेपर पढ़ा, आपने उसकी समरी लिख ली, वो नोट्स बन गया। आपने कोई लेक्चर सुना, आज का लेक्चर सुना, साथ साथ आप जो भी नोट कर रहे हैं, ये नोट्स हैं। नोट्स है ना जी? ये नोट्स वो चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया? आपने नोट कर लिया, गुड इनफ। इसीलिए डायरी जो है वो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। एक ज़माने में बच्चों को इनकरेज किया जाता था कि वो डायरी लिखें। इसमें क्या है? क्रॉनिकल ऑफ। क्रॉनिकल का क्या मतलब होता है? किसी तरतीब से किसी चीज़ को लिखना, जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं आप उसके बारे में बता दें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं उसको बहुत इनकरेज करता हूँ, वो जर्नल है। जर्नल बेसिकली होता है आइडियाज़ की फॉर्म में। आप बैठे हैं, आपके ज़हन में कोई सवाल आया है, आपके ज़हन में सवाल है कि पाकिस्तान गरीब क्यों है। ये डायरी नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने एक कोई इवेंट नहीं हुआ, ये नोट्स भी नहीं, ये आपका ख्याल है। आप इसको लिखें कि जी पाकिस्तान गरीब क्यों है और नीचे लिख दें। ये जो चीज़ है इसे जर्नलिंग कहेंगे, जिसमें आप अपने आइडियाज़ को लिख रहे हैं। लेकिन वो आइडियाज़ ऐसे नहीं होने चाहिए कि हवाई हों, वो आइडियाज़ होने चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं रिलेट कर। आप बॉटनी पढ़े हैं, इवन बॉटनी में आपने कुछ सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस पढ़े, आप कंप्यूटर साइंस में एक दिन सुबह आपको आइडिया आता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ लैपटॉप्स, ये आइडिया है। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस क्यों, अब आपने लिखना शुरू कर दिया, तो ये आपकी तैयारी हो रही है इम्तिहानों की, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल सवाल आएंगे, आपने उन आइडियाज़ के साथ अपने आप को इंगेज कर लिया। डायरी और जर्नल में डिफरेंस क्या होगा? जी बिल्कुल, यही बताना चाहता हूँ मैं। डायरी और जर्नल में डिफरेंस ये है कि डायरी जो होती है वो इवेंट्स की होती है। मैं बैठा था, उन्होंने आज हमें लेक्चर दिया, उस लेक्चर के दौरान में उन्होंने बताया कि हमें ये करना चाहिए, कंप्यूटर का जो मुस्तकबिल है वो इस फॉर्म में है कि अब वो टैबलेट बन जाएगा। यूँ बता दिया, आपने लिख लिया, नोट्स लिख लिया या डायरी लिख ली। नोट्स में बिल्कुल एग्जैक्ट लिख लिया, इसमें अपने ख्यालात लिख लिए, अपना ख्यालात मीन्स इम्प्रेशन। लेकिन यहाँ पे आप डीप जा रहे हैं, डीप, साथ आप क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं। जी तो डायरी में मुझे लगता है कि आपके इमोशंस और एस्थेटिक्स भी आते हैं। एग्जैक्टली, चूंकि वो पर्सनल है। जो पर्सनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनैलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही इमोशंस। बिकॉज ऑल द टाइम हम ये बताते हैं कि हाउ आर वी फीलिंग। हमारी सबसे पहली चीज होती है, वो उमर साहब का सेशन कैसा था? अच्छा था। उमर साहब का सेशन कैसा? बुरा था। क्या है? फीलिंग। इसलिए जो स्पीकर्स होते हैं ना, उनको सबसे पहला जो उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है ना, वो ये करनी होती है कि लोगों को फील कैसे कराना है। लेकिन फीलिंग फर्स्ट स्टेप है। ज़्यादातर स्पीकर या ज़्यादातर हमारे जो लर्निंग है वो फील के इर्द गिर्द घूमती है, वो अच्छा फील कराते हैं, लेकिन फीलिंग के टेक अवे बड़े कम होते हैं।
असल टेक अवे आइडियाज के होते हैं, असल टेक अवे नोट्स के होते हैं। नोट्स अदर पीपल्स नॉलेज है, जर्नल योर ओन नॉलेज। लेकिन इसमें चैलेंज है कि आपका अपना नॉलेज जो है ना वो बाज दफा बिल्कुल हवाई भी होता है, दूर भी होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये लफ्ज मैंने लिखे थे, ग्रोथ शुड बी फ्रॉम रॉ अनफॉर्म्ड एंड रैंडम टू फिनिश प्रोडक्ट। शुरू इधर से ही होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर बिल्ड करें। ये किताब है राइटिंग ट्रू, इसमें पावर ऑफ नोटबुक है। सबसे पहले आप नोटबुक लिखें तो जो जहन में आता है लिख दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी नोटबुक स्पेशलाइज्ड बन जाएगी। मेरे पास जो नोटबुक्स हैं 4-5 हैं, उनको मैंने बांटा हुआ है प्रोफेशनल में, लिटरेरी में। एक मेरी नोटबुक्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वीडियोस के आइडियाज़ पे है। मैं इस तरह नहीं करता कि जो जहन सुबह उठूँ और जो दिल करे बना दूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल एक आइडिया, मैंने एक वीडियो बनाना चाहता हूँ वर्क एथिक पे, तो मैंने 10-12 सफ़े लिख चुका हूँ, अभी तक मैं फाइनल नहीं किया, पर मैं वर्क एथिक ये है, वर्क एथिक ये है, वर्क एथिक ये है। ये जो आप कंप्यूटर फ़ोन को यूज़ करते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, होपफुली ज़्यादा लोगों के पास हैं, आपने नोट्स की ऐप देखी है कभी? ये देखिए, ये सामने वाले आपको बताएंगे कि अंदाज़न मेरे नोट्स में कितनी एंट्रीज़ हैं। ये चलते जाइए, 50 के करीब है। इसका नाम, ये एक एंट्री है, इसका नाम है व्हेन प्रैक्टिस फेल्स। बताइए जी इसमें क्या लिखा, पढ़ के सुनाएं। Normally, practice is said to be path to excellence, but I have seen it failing too. I have seen that people taking. हाँ जी, आगे पढ़िए। I have seen that people taking 100 plus lessons over the period 6 months and still not able to improve or improve enough. Why does this happen? This happens when the steps are not chronicled. अब मैंने सवाल अपने आप से ये किया, ये नोटबुक में जर्नल एंट्री की है, व्हेन प्रैक्टिस फेल्स। अच्छा आगे चलते, मैं मिसाल और देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी पे है, इसमें सिर्फ अभी 4 लाइनें लिखी गई। वो मुझे भी आइडिया नहीं होता कि स्ट्रैटेजी क्या चीज़ है, लेकिन आपके जो इमीडिएटली आपके दिमाग में आइडिया आएगा, दुनिया में इसको बड़े से बड़ा फ़िलासफ़र भी है, उसके दिमाग में इमीडिएटली वो आइडिया नहीं आता, उसको आइडिया पे मेहनत करनी पड़ती। इसलिए ये नोटबुक आपको ज़रूरी है। नोटबुक का पर्पज़ ये है कि याद रखें, टू रिमाइंड आवर फ्यूचर सेल्फ व्हाट वी न्यू एंड हाउ इट कनेक्ट्स। 6 महीने बाद आप आज के दिन को जब याद करें तो आपको पता चल जाए कि इसका क्या ताल्लुक़ है। मेरा ये ख्याल है कि आप किसी एक्सपीरियंस से इस तरह एसेंस लिखें कि जो आपका एक इवॉल्विंग फ्रेमवर्क में कंट्रीब्यूट करे। आपका एक फ्रेमवर्क है लर्निंग का, उसके अंदर ये जा सके। और वो कैसे होगा? वो ऐसे नहीं होगा कि आप कॉपी करना शुरू कर दें, आप ये पकड़ें और लिख दें, ऐसे नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि कोई एक लाइन अच्छी लगी तो लिखें, ये भी नहीं होगा कि बिगिनिंग और एंड लिख दें, ये भी नहीं होगा कि राइटर से काम कर लें। यू हैव टू कैप्चर द एसेंस ऑफ राइटिंग। वो कैसे होगा? 2 सवाल जवाब दें। पहला जवाब ये है कि व्हाट इज़ द राइटिंग ट्राइंग टू से, ये क्या कह रही है आपसे अपने अल्फाज में, और उसके बाद आपका क्या ख्याल है। ये तो खैर मैंने एक मिसाल दी, इसको आगे चलते हैं। और जिस चीज़ को मैं एसेंस कह रहा हूँ, उर्दू में एसेंस को क्या कहेंगे? निचोड़। बहुत अच्छा तर्जुमा किया। आर्क ज़रा ज़्यादा हकीमी सा हो गया। निचोड़ पे रहते हैं। तो बुनियादी तौर पे नोट जो है वो निचोड़ है, ठीक है। वो निचोड़ ज़रा मुख्तसर होगा, वो एसेंस है, वो है एसेंस। आपने राइटिंग में एसेंस कैप्चर करनी है। वो एसेंस क्या है? वो ये है कि मेन पॉइंट क्या है, जिसको ये साइंस वाले थीसिस कहते हैं। उसके दलीलें क्या हैं, उन दलीलों के पीछे सबूत क्या है, किस किस्म का मॉडल यूज़ हुआ है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, जिसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, एजम्पशंस क्या हैं, अरेंजमेंट क्या है, आयरनीज, इनकन्सिस्टेंसी, गैप्स, और कोई नई इंफॉर्मेशन और डेटा। कोई अच्छी कोटेशन भी आ सकती है इसमें जो आपको अच्छी लगी हो उसमें। तो ये वो चीज़ है जो आप एसेंस, जब आप उसका निचोड़ लिखते हैं,
जब आप निचोड़ लिख लेंगे नोट्स का तो फिर आप उस रीडिंग का उस मटेरियल तक जा सकें। अब ये बात बड़ी, एक तो खैर हमारे यहाँ ज़रा किताबें कम पढ़ते हैं, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, मैंने कहा जी आपने कौन सी किताब पढ़ी, जब वो बताते हैं कि उन्होंने कोई किताब पढ़ी तो मैं उनको कहता हूँ कौन सी किताब पढ़ी, उन्होंने कहा जी हमने वाई नेशंस फेल पढ़ी। तो मैंने कहा वाई नेशंस फेल का क्या एसेंस है, या क्या कहती है वाई नेशंस फेल? मगर ये किताब कहती है वाई नेशंस फेल। मैंने कहा जी बिल्कुल ये कहती है, लेकिन उस वाई का कोई जवाब भी तो होगा, वाई का क्या जवाब? उन्होंने कहा वो उसका जवाब है इंस्टीट्यूशंस। तो मैं आगे से पूछता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस क्यों फेल होते हैं, कुछ मुल्कों में क्यों फेल हुए इंस्टीट्यूशन? कहते हैं इतना तो नहीं पता, पर इतना पता है कि जो मुल्क नेशंस फेल होती हैं उनके इंस्टीट्यूशन फेल होते हैं। तो मैं जी पर कुछ मुल्कों में इंस्टीट्यूशन फेल होते हैं, कुछ मुल्कों में इंस्टीट्यूशन फेल नहीं होते, उनमें क्या फ़र्क? तो अब वो पढ़ा होता है, ये नहीं कि नहीं पढ़ा होता है, लेकिन उसको उसकी एसेंस स्टेप वाइज। अच्छा फिर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? इदारे, लॉज भी इंस्टीट्यूशंस हैं। और वो सोच रहे हैं, वो वजह ये है कि उस टाइम पे पढ़ लिया, उसका एसेंस नहीं कैप्चर किया, कोई डिटेल अच्छी लगी याद रह गई, उस टाइम फीलिंग अच्छी आई, फीलिंग से एसेंस तक जाना है। आप ज़रा फॉर्मेट पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प डिस्कशन है। आपने अपने नोट्स का खुद फॉर्मेट बनाना है। ये जो नोट्स होते हैं ना, इसमें ग्रामर श्रामर को इतनी मैटर नहीं करती, स्ट्रक्चर ये ऐसे या कंपोजिशन नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं। अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं वो और तरह है, बुक्स पढ़ते हैं और तरह से है। बराए मेहरबानी ये जो हाईलाइटिंग और अंडरलाइनिंग है ना, ये नोट टेकिंग नहीं है, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बड़ी ऊंची आवाज़ में अपने आप को याद कराएं कि अगर मैंने ये लाइन पकड़ी है ना और मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे से कर रहा हूँ, ये नोट टेकिंग नहीं है, ये धोखा है। वो मैंने किसने दोबारा ये पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना है इसको। हर अखबार पे मैं नोट करता हूँ तो फिर मैं हर अखबार दोबारा पढ़ूंगा जाके? नो, ये नहीं होना कभी। 400 सफ़े की किताब है, आप सफ़ा नंबर 272 पे जाके हाईलाइट कर देंगे, अब दोबारा किताब पढ़ेंगे जाके? कभी भी नहीं पढ़ेंगे। और अगर आपने दोबारा किताब पढ़ी तो वो वेस्ट किया टाइम को। तो आपने लेने हैं नोट्स। अपने आप को अगर एक लेसन याद रह जाए तो अपने आप को ये धोखा नहीं देना कि मैं किताब बड़ी हाईलाइट कर दी। क्या क्या करना है? उसने कहा 2 स्टूडेंट्स हैं, एक जो है उसके पास एक डब्बा है बहुत बड़ा सा, संदूक है, पंजाबी में वाली पेटी है, और वो सारी चीज़ें उसमें डाल रहे हैं। और एक स्टूडेंट है जिसके पास एक फाइलिंग कैबिनेट है। हमारे घर में अलमारी नहीं थी, पेटियां थी छोटी छोटी, उन पेटियों में सारी सामान पड़े होते थे। उन पेटियों में सामान निकालते निकालते बच्चे गिर जाते थे अक्सर। मतलब बच्चा सामान निकाल रहा है, पेटी में सामान पड़ा हुआ है, अब उसमें आटा भी पड़ा हुआ है, चीनी भी पड़ी हुई है, पेटी में पड़ी हुई है, आप उसमें गए हैं और आप ये हैं नोट्स कि एक आपकी पेटी है, इसमें आपने रखा है आटा, इसमें रखा है चीनी, इसमें रखा है चाय, इसमें रखे चावल, और आप हर वक्त इसमें से निकालते हैं। और एक है आपके पास कैबिनेट है, उसमें बॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर आपने एक में आटा रखा है, एक में चाय रखी, एक में दालें रखी। ये 2 वो स्टूडेंट्स। नोट टेकिंग इज लाइक मेकिंग अ फाइलिंग कैबिनेट फ्रॉम विच यू कैन गेट स्टफ एट योर कन्वीनियंस। आप आईटी पढ़ रहे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी के 10 सब्जेक्ट हैं, आपने पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा, आपने सोशल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, आपने साइकोपैथी के बारे में पढ़ा। इन सब में आपने अपनी अपनी कैबिनेट बना के रख लेनी। वहाँ पे क्या है, जैसे भाई ने कहा निचोड़ है। आज मैं पढ़ना इकोनॉमिक्स, आप पढ़े हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चीज़ें हैं, 6 या 5, कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म बिहेवियर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट। वो छोटी छोटी कैबिनेट्स हैं। आप अपने दिमाग को इसकी तरह यूज़ करना चाहते हैं, पेटी की तरह जिसमें आप हर वक्त गोते खाते रहेंगे, या फाइलिंग कैबिनेट की तरह यूज़ करना है? वो कैबिनेट आपकी फिजिकल कैबिनेट होगी जिसमें से आपने नोट्स जो हैं वो निकाल लें। अच्छा जी, नोट्स की जो किस्में हैं, एक को कहते हैं लीनियर नोट्स। लीनियर नोट्स सोफिस्टिकेटेड है, एडेप्टेबल है। इसमें आप उसको आसान स्ट्रक्चर में कर दें, लेकिन नॉट मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर ट्रीज।
इसका क्या मतलब है, जल्दी से बता दें। मेन जो पॉइंट है उसको नहीं मिस करना। हाँ, लार्जर पॉइंट को मिस नहीं करना। प्रायोरिटी और सीक्वेंस, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ले। ये लीनियर नोट्स की एग्जांपल है। हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर ए बी सी, सी में 3 और है। ये ए मेन था, 1 सब हेडिंग थी, अब 2 सब हेडिंग में ए के 4 पार्ट्स हैं और बी सी डी है। आप में से तारीख किसने पढ़ी है? तारीख वाले भी कोई हैं? अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, कुछ पढ़ा दूसरी जंग अजीम? आपको पढ़ा होगा दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। तो अक्सर ये कहते हैं, सवाल होता है कि दूसरी जंग अजीम क्यों शुरू हुई। ये उस सवाल का जवाब में मैंने एक एस्से पढ़ा था, उस एस्से के नोट्स लिए मैंने खुद। सवाल ऐसे था कि वाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। उसका ए पॉइंट था ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी। आगे नंबर 1 पॉइंट था ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड बिट्रेयल ऑफ विल्सन आइडियाज। नंबर 2 पॉइंट था एलाइज अनरियलिस्टिक डिमांड्स। अब ये जो डिमांड्स है ना, इसमें आगे पॉइंट चाहिए थे। 2 डिमांड्स थी। एक, जर्मनी को उन्होंने कहा कि ये फौज नहीं रखेगा। दूसरा, उनसे बहुत सारा ही तावान लिया। रेपरेशन कहते हैं तावान को, रिवेंज किसको कहते हैं? इंतकाम। ये ए पार्ट था। ए पार्ट के 2 पार्ट थे। फिर बी पार्ट था। बी पार्ट में ये बताया कि जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो रूइंस में थी। रूइन का क्या मतलब है? तबाह बर्बाद थी। उसके आगे से 3 पार्ट थे। क्यों थी रूइंस में? क्योंकि जंग की वजह से तबाह थे, रेपरेशन तावान से डैमेज थे और इकोनॉमिक वैसे स्लम्प आया। 7 इन्फ्लेशन हो गई जिसके 3 इफेक्ट हुए। मिडिल क्लास वाइप आउट हो गई, जो यंग लोग थे उनको नुकसान हुआ। डिसकंटेंटेड फ्लॉक टू नाजिम। डिसकंटेंटेड का क्या मतलब होता है? मायूस, नाराज। फ्लॉक दौड़ के नाजिज्म के पास चले। ये बी पार्ट था। सी पार्ट ये था जो उनकी रिपब्लिक थी जिसका नाम वाइमर रिपब्लिक था, वो कमजोर हो गई। नो पार्टी गेट मेजॉरिटी, हिटलर का प्रोपेगेंडा हुआ। नंबर 1 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम ऐसा था कि जिसमें एक्सट्रीम पार्टीज बच गई। और आर्टिकल 84 था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि प्रेसिडेंट एक डिक्री से रूल कर। तो ये ए, बी और सी 3 पार्ट थे। ए पार्ट में 2 आइडियाज थे, बी पार्ट में 3 और 7 इन्फ्लेशन थी स्पेसिफिकली, और सी पार्ट में तकरीबन 2 आइडियाज थे। अब मैं कभी भी कोई भी डिस्कशन हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में क्यों गया, इंटरव्यू में डिस्कशन, क्योंकि मेरे जहन में एक स्ट्रक्चर है। अदरवाइज मैंने याद किया होता, मुझे कभी आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया 5 मिनट में, शायद आपको भी ये याद रह जाए। लेकिन इन नोट्स को याद करना हल नहीं है। जो हमारा पहला होता था, जब हमारे बचपन में एक गाइड्स होती थी, गाइड्स, उनका क्या नाम होता था? अच्छा नहीं, उसके ऊपर एक चीज लिखी होती थी, उनका नाम होता था, उसे कहते थे गेट थ्रू गाइड्स। अब हैं गेट थ्रू गाइड्स। अच्छा, जो गेट थ्रू गाइड्स उर्दू में लिखी जाती थी तो हम उसे गट थ्रू गाइड पढ़ते थे। हमारी अंग्रेजी उस वक्त इतनी नहीं थी, तो उसमें ये चीजें इसी तरह दी गई होती। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से इन चीजों को आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे पढ़े बगैर। अब हो क्या रहा है, ये जो नोट्स है ना, ये आपके लिए रिकॉल कर रहे हैं। जब आपके जहन में आएगा वाइमर रिपब्लिक, तो आपने इधर से याद किया ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा वाइमर रिपब्लिक कौन सी। लेकिन आपने वहां पे पढ़ा है कि वाइमर रिपब्लिक उस गवर्नमेंट का नाम था जो 1918-19 में तश्कील पाई। तो शॉर्टकट कोई नहीं कि किसी के नोट्स ले लिए, अपने नोट्स बना लेंगे तो रिकॉल बेहतर कर लेंगे। जब आपको आर्टिकल 48 में हल्का सा एक लाइन आपने लिखी कि आइन ने सदर को यह इजाज़त दी कि वो असेंबली को मुअत्तल करके वैसे भी अपना काम शुरू करें, तो आप फिर बाकी तफसील भी बता दें। तो इसका शॉर्टकट टेस्ट पेपर नहीं है ये कि किसी के पकड़ के, अगर खुद बनाएंगे तो याद रहेगा। तो ये लीनियर नोट्स हैं, लेकिन आप पैटर्न नोट्स भी बना सकते हैं कि मैंने ये कहा कि जर्मनीज, बल्कि इसका टाइटल था नाज़ीज़म राइज इन जर्मनी एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये था। अब उसका ए पार्ट क्या था? ह्यूमिलिएशन। याद आ गया ना?
उसका बी पार्ट क्या था? इकोनॉमी। उसका सी पार्ट क्या था? वीकनेस ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, ह्यूमिलिएशन के आगे से दो पार्ट्स थे। ठीक है, एक पार्ट था वीकनेस मिलिट्री और दूसरा रेपरेशन। इकोनॉमी के दो पार्ट्स थे, एक इन्फ्लेशन था, एक जनरल रूइन थी। वाइमर रिपब्लिक के दो पार्ट्स थे। ठीक हो गया जी। अब जब आपने ये बना लिया तो आपको इस तरह भी याद रह सकता है। ये जो एग्जांपल है ये है कि स्टाइल ऑफ नोट्स दो किस्म के हैं। पैटर्न नोट्स आगे से स्पाइडरग्राम, टेबल, फ्लो चार्ट और ट्री डायग्राम है। तो ये भी आपको याद रह सकता है। अगर आपको और इन दोनों में से कौन सा बेहतर एम्प्लॉय करेंगे? अगर आपका रिकॉल सिस्टम अच्छा है, रिकॉल सिस्टम, तो आप ये यूज़ करें। यानी आपको एक लफ्ज़ सुन के सारी बात याद आ जाती, यानी आपकी मेमोरी जनरली अच्छी है तो ये यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपको मेमोरी आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप लीनियर यूज़ करें। फिर आपको पूरा जुमला चाहिए याद रखने के लिए। क्रिएटिंग अ क्लियर स्ट्रक्चर में कीवर्ड्स दें, रिलेशनशिप्स दें, होल पार्ट्स और सब पार्ट्स दें, कुछ चीज़ों को कैपिटलाइज करें, कलर भी ऐड कर सकते हैं, गैप ऐड कर सकते हैं, एब्रीविएशन भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको रिट्रीवल सिस्टम, रिचेस्ट सोर्स इज द माइंड बट माइंड हैज लिमिटेशन व्हेन इट कम्स टू रिट्रीवल। लिंक द नोटबुक एंड लिटरेचर रिव्यू, इंडेक्स कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फिल इन बॉक्स हैं, व्हाट विल यू गेट इनटू द प्रोजेक्ट बॉक्स। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं टेक्स्ट को विदाउट गेटिंग द एसेंस, निचोड़। आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट द राइटिंग से बट इग्नोरिंग द सेकंड। पहला सवाल सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? रिप्रोड्यूसिंग द डेटा, मिसिंग द कॉन्टेक्स्ट, राइटिंग बुलेट पॉइंट। अच्छा, ये बुलेट पॉइंट बहुत बेकार चीज़ है। हाईलाइटर से भी बच जाएं, हाईलाइटिंग से और अंडरलाइनिंग से भी बच जाएं, बुलेट पॉइंट से भी बच जाएं। ह्यूमिलिएशन, इन्फ्लेशन, वीकनेस, वाइमर रिपब्लिक, ये बुलेट पॉइंट्स है ना, ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। इससे बच जाएं खुदा के लिए। वो क्यों? इनका कोई लिंक नहीं है आपस में। आपको पता नहीं कौन सी चीज़ किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही। लार्जर इशू क्या है, स्मॉलर। आपको 10 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5। बुलेट पॉइंट सिर्फ एक ही सूरत में चल सकते हैं अगर आपने कायदे आज़म के 14 नकाद रट्टा मारा हो सिर्फ, क्योंकि वो 14 है ना, 1 2 3 4 5, तो उसमें तो सारे इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है। सो अगर आप ह्यूमिलिएशन लिखेंगे तो उसका सब पार्ट बनाएं, फिर उसका सब पार्ट बनाएं, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। इसमें मेजर पॉइंट कोई और है, माइनर पॉइंट कोई और है। इसमें ये पता नहीं चलता मेजर माइनर कौन, इसमें ये भी पता नहीं चलता इनका आपस में ताल्लुक क्या है। तो बुलेट पॉइंट से भी थोड़ा सा बच जाइए प्लीज़। एक है आपने लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी, एक है आपने याद कैसे रखना है। ये दोनों में फ़र्क है। जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, बुलेट पॉइंट्स क्यों यूज़ होते हैं? प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा सवाल। क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि आप लार्जर पिक्चर को छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक करते हैं तो लोगों को समझ ज़्यादा आती। जब आप नोट्स ले रहे हैं, ये भी बुलेट्स हैं लेकिन विद, ये देखिए ये वाले जो हैं, लेकिन ये बुलेट्स ही हैं लेकिन इसमें रिलेशनशिप्स हैं। सो बुनियादी तौर पे आपने उसके रिलेशनशिप को इंप्रूव किया है, आपने पूरा टेक्स्ट तो नहीं लिखा। सो एक तो आपने याद रखने के लिए जो मैं ये कह रहा हूं बच जाएं, वो ये है कि आप सिंपल 1 गो में बुलेट पॉइंट्स को जब दे देंगे तो वो आखिर में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। लेकिन जब आपने लिखना है, आज जब आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर हेडिंग देंगे, फिर 2 लाइनें लिखेंगे, उसके अंदर आप हो सकता है ये 4 पॉइंट दे दें तो अगले बंदे को याद रह जाएंगे। फिर आप आगे हेडिंग देंगे, फिर कुछ 4 पॉइंट लिख देंगे, वो उनको याद रह जाएंगे। और वहाँ पे भी बीच में जो बुलेट पॉइंट में हम चीज़ मिस करते हैं ना, वो है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अगर आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ना दी और इसको स्ट्रक्चर ना बनाया, फिर ये लॉस्ट हो जाए। अगर आपने एक स्ट्रक्चर उसका बना लिया, स्ट्रक्चर के अंदर बुलेट पॉइंट्स आ गए तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बुलेट पॉइंट की एक लिस्ट दे दी तो फिर समझ नहीं आई। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि आपका एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना, उस स्ट्रक्चर के अंदर तो जाहिर है अगर आपके पास टाइम कम है, जगह कम है, तो आप 1 2 3 4 लिखें,
1 2 3 4 लिखना हमेशा फ़ायदे में होता है, क्योंकि अगले बंदे को याद रह जाता है, स्पेशली रिपोर्ट राइटिंग। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें 1 2 3 4 का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में आप अपने आर्गूमेंट को बिल्ड करें। ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, इसमें आर्गूमेंट बिल्ड नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ ये लिस्टिंग है। वो जो लिस्ट है वो आपको, लिस्ट से आपको चीज़ें पता चल रही हैं, आपका लार्जर आर्गूमेंट जो है वो बिल्ड नहीं हो सकता। तो जहाँ पे लिस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे आप ये दें, लेकिन विद इन हेडिंग एंड सब हेडिंग करके। पर इन नोट्स को आपने यूज़ करना है राइटिंग को लार्जरली इंप्रूव करने के लिए। तो पॉइंट वो ठीक है जिन्होंने आपको ये कहा, लेकिन सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा समझे फाइन उसको कर लें। और फाइन उसका ये है कि आपने एक स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना है। अच्छा जी, कि जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर है रिट्रीवल। अच्छा जी, उसके बाद बेस्ट नोट्स वो हैं जो विजुअल हों, क्रिएटिव हों, रीड, और दे शुड एक्ट एज ए ट्रिगर, फिट इनटू अ सिस्टम और फीड इनटू मल्टीपल एसेस है। नोट्स के बाद क्या करेंगे? नोट्स के बाद आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट में आप डिफाइन करेंगे, अगर आप कुछ राइटिंग लिख रहे हैं, ये हमारा एंड होगा, कि उसके बाद क्या करेंगे? आपने सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करना है कि आप जो लिख रहे हैं वो है क्या। आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं, आप समरी लिख रहे हैं। उसके बाद आपने अपना कंटेंट डेवलप करना है जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप अपना ड्राफ्ट लिखेंगे, जिसको फर्स्ट ड्राफ्ट या ज़ीरो ड्राफ्ट कहेंगे। उसमें आप अपना ऑडियंस और पर्पस डिफाइन करेंगे और कम्युनिकेशन पे करेंगे और मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। ये बुक से है, ये भी बुक है, आपको मैं दे दूँगा। अच्छा, एक और फॉर्म थी साथ ही इसमें से, वो ये था कि पहले फ्री राइटिंग करें, फिर अरेंज करें, और जो इकट्ठे करते हैं उसको नेचुरल ऑर्डर में दे जाएं। एक और बहुत ही एडवांस टेक्निक है, इसे लूपिंग कहते हैं। अब ज़रा हमें रश करना पड़ेगा। ये हम ऑपरेट कर रहे हैं, आपने नोट्स ले लिए, नोट्स के बाद अब आपने राइटिंग करनी है, लेकिन राइटिंग से पहले एक चीज़ होती है नोट्स और राइटिंग के बीच में, वो शायद उन चीज़ों में से है जो आपको याद रह जाए। सो पहली चीज़ आपने ले ली नोट्स, क्योंकि हर चीज़ के तो आप माहिर नहीं हैं। अगर आपने कुछ चीज़ लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, या आप इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपने नोट्स ले लिए। नोट्स के फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए कि आप लीनियर नोट्स ले लें या आप पैटर्न्स ले लें। उसके बाद आप जाएंगे और आप लिख करेंगे, और यहाँ पे आपने अपना मेन राइटिंग करनी है। उसके बीच में एक चीज़ है जिसे प्री राइट कहते हैं। प्री राइट में आपने इसको इम्प्रूव करना है। अगर आप नोट से डायरेक्ट इधर चले गए अपनी राइटिंग पे, तो वो सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो ज़रूरी ना हो। तो इस जगह पे आपने जो करना है, इसमें आपने अपने इन नोट्स की बुनियाद पे, तो ये नोट्स प्लस योर आइडियाज़, ये दोनों चीज़ों को मिला के आपने थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। इनमें पहली चीज़ है लिस्टिंग। लिस्टिंग में आप लिख लें कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप नेचुरल ऑर्डर पे चले जाएं। मसलन जैसे मैंने कहा कि मैंने नोट्स लिए, मैंने इकोनॉमी पे एक पेपर पढ़ा, इकोनॉमी पे जो पेपर पढ़ा उसके मैंने नोट्स ले लिए, लेकिन मैंने खुद लिखना है। तो उसको जो मैंने पढ़ा वो नहीं सिर्फ लिखना, मैंने कुछ अपने भी तो आइडियाज़। फिर मैंने एक लिस्ट ले ली, उस लिस्ट के बाद फिर मैंने तीसरे नंबर पे राइटिंग की। या आप लूपिंग करते हैं, ये लूपिंग की मिसाल है। अच्छा, लूपिंग की मिसाल ये है कि आप जो लूप 1 में आप कुछ लिखें और उसमें से एक SCOG निकालें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि आपने जनरली लिखा, लेकिन जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये है कि पॉवर्टी की वजह अनएम्प्लॉयमेंट। सो आपका पहला लूप जो है उसमें से निकला है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें से आपने एक नया लूप बनाना है। वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या है, ठीक है। उसके अंदर से निकली है लिटरेसी। फिर लिटरेसी की वजह क्या है, इलिटरेसी, यानी इलिटरेसी निकली। उसकी क्या वजह है, फिर उसकी वजह क्या। अब आपने 4-5 लूप के बाद बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर। हमारा एक और चैलेंज ये है कि जब भी हम किसी चीज़ पे लिखते हैं ना, हम
एक दो आइडियाज़ के गिर्द जो है ना वो ऑपरेट करते रहते हैं। एक टेक्निक है बूमरैंग। बूमरैंग ये है कि जी आप दो साइड्स लें और आहिस्ता आहिस्ता दोनों पे अलग-अलग लिखें। फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक है स्टडिंग सोशल साइंस। आप में से कुछ लोग सोशल साइंस पढ़े हैं, उनको साइंस वाले कहते होंगे आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं। टॉपिक है, आप सबसे पहले एक टॉपिक का एक पार्ट लें, आप लिखें स्टडिंग सोशल साइंस इज़ इम्प्रैक्टिकल और सिर्फ उस पर लिख दें। फिर दूसरी तरफ ये लिखें कि स्टडिंग सोशल साइंस इज़ प्रैक्टिकल, फिर उस पर लिख दें। या ये लिखें कि आई रियली लाइक सोशल साइंसेज, आई डोंट लाइक। इन दोनों चीज़ों को लहदा लिख के आखिर में मिला दें तो वो बूमरैंग टेक्निक बन जाएगी। बूमरैंग का पता है क्या होता है आपको? बूमरैंग ये होता है कि वो आप फेंकते हैं वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। सो आधा रास्ता उसके जाने का होता है, आधा आने का होता है ऑपोजिट साइंस में। एक और है, ये क्लस्टरिंग है। ये तो चलो बताया गया कि आप एक सेंटर में एक चीज़ लिखें जैसे डायनासोर है, और उसके साथ एक एक चीज़ जो उससे डायरेक्ट मिलती है उससे मिलाएं, फिर जो उससे डायरेक्ट मिलती है उससे मिलाएं, फिर उससे डायरेक्ट मिलती है, तो फिर आपको ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। इसको मैपिंग भी कहते हैं। जनरल सब्जेक्ट सर्कल में लिखें, ड्रॉ लाइंस करें, स्मॉलर सर्कल बनाएं, और क्लस्टर आइडिया जो कि इकट्ठे होते हैं। क्यूबिंग भी है, ज़रा स्केचिंग, ड्रामेटाइजिंग। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जब भी आप लिखें, हम इस पर कंक्लूड करते हैं कि एक चीज़ है आपकी राइटिंग। राइटिंग किन चीज़ों का नाम है? WSP, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। इन पे आपने अलग-अलग मेहनत करनी। लेकिन जब आपने राइटिंग, पूरी राइटिंग लिखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आइडियाज़ भी हों। उस आइडियाज़ के लिए आपने प्री राइट करना है। प्री राइट में आपने करनी है प्रैक्टिस। उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपके पास मटेरियल भी हो। वो मटेरियल आपके पास आएगा नोट्स से, और नोट्स की कुछ ना कुछ फॉर्म्स मौजूद। तो आपने नोट्स लेने हैं ताकि आपकी लर्निंग इकट्ठी रहे, आपने प्री राइट करना है ताकि आप प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जब आपने राइटिंग करनी है तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हों भी। और अगर आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस और वो अच्छे नहीं होंगे, क्या नाम है, पैराग्राफ्स, तो आपकी राइटिंग की किसी को समझ नहीं आएगी। तो क्रक्स इसका ये है कि आपकी राइटिंग के अंदर एक स्टाइल भी होना चाहिए, और आपकी राइटिंग के अंदर एक कंटेंट या मटेरियल भी होना चाहिए। स्टाइल और स्ट्रक्चर पार्ट तब पैदा होगा जब आप इन पे मेहनत करेंगे, मटेरियल तब पैदा होगा जब आप इन दोनों चीज़ों पे मेहनत करेंगे। आई होप कि आप इसको स्किल की फॉर्म में मैं आपको कुछ समझाने में कामयाब हो सकता। आप तालियां बजा सकते हैं।